हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार की बार से पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य। इस पाठ में हम लोग असम की दो प्रमुख नृत्य के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकेंगे। सत्रिया नृत्य धर्म और भक्ति से जुड़ा हुआ है, जबकि बिहू फसल से जुड़ा हुआ नृत्य है। इसकी लेखिका जया मेहता खुद एक लेखिका, नृत्यांगना और शिक्षिका भी है। उन्हीं की पुस्तक नृत्य कथा से यह पाठ लिया गया है, जिसे हिंदी में अनुवाद किए हैं शिवेंद्र कुमार सिंह ने। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सत्रिया और बिहू नृत्य। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। भारत की एक खूबसूरत विशेषता है कि यहाँ के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म, जाति, जनजाति के लोग त्योहारों को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। वह त्योहार चाहे पौराणिक कथा या धर्म पर आधारित हो, फसलों से जुड़ा हुआ हो या फिर प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, लोगों में त्योहार उत्साह भर देता है। भारत की यह अनूठी संस्कृति ही दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है और लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली हैं। एंजेला लंदन में रहती है। वह माता पिता की अकेली संतान है। जेम्स और कीरा नामक दोस्तों के साथ वह अनेक प्रकार के खेल खेलती है, पर उसे देश दुनिया के अद्भुत चीजों के बारे में जानने का शौक है। जैसे ताजमहल, जो भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। वैसे ही आईफिल टावर, यह टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यह 324 मीटर ऊंची टावर है, अर्थात 81 मंजिल का इमारत जितना ऊंचा होगा उतना ऊंचाई इसका है। दुनिया भर के लोग इसे देखने पेरिस आते हैं। कोलोजियम इटली के रोम शहर में स्थित बहुत बड़ा एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर कहते हैं एक गोलाकार स्थान जहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हों। तो इन सब अनूठी विशेषताओं वाले चीजें को देखना और उसके बारे में जानना या उसकी कहानी सुनना एंजेला को बहुत पसंद था। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद की गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी वसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। यहाँ देखो इस मैप में लंदन से भारत के असम राज्य की कितनी अधिक दूरी है। 14 घंटा 40 मिनट का सफर तय कर एंजेला अपने माता पिता के साथ भारत आई, क्योंकि उसकी माँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रही थी। डॉक्यूमेंट्री अर्थात वास्तविक तथ्यों पर आधारित फिल्म। इसके लिए ब्रिटिश अकादमी, जो कि ब्रिटेन की एक संस्था है, वह कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता यानी कि आर्थिक मदद करती है। उसकी माँ को असम की नृत्य परंपरा पर रिकॉर्डिंग कर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिली थी। एंजेला के स्कूल से छुट्टी लेकर पूरा परिवार दिल्ली होते हुए असम की राजधानी गुवाहाटी की यात्रा पर निकल पड़े। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी।
यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बहुत बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेक्सेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन के नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। एंजेला के स्कूल से छुट्टी लेकर पूरा परिवार दिल्ली होते हुए असम की राजधानी गुवाहाटी की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती, वहाँ की विशेषता, जैसे वहाँ का सिल्क, मूंगा सिल्क काफी प्रसिद्ध है, वहाँ की चाय बहुत ही खुशबूदार होती है। अप्रैल के महीने में जब असम का नया साल का वक्त होता है, उसी समय वे लोग आ रहे थे। बसंत के आने की खुशी में असम के लोग एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, यानी आश्चर्यचकित थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। एक होटल में फ्रेश होने के बाद पूरा परिवार बिहू देखने पहुंच गया। बरगद का पेड़ चूंकि बहुत बड़ा और विशाल होता है, उसके धार्मिक महत्व भी है। उसी पेड़ के नीचे काफी लोग इकट्ठा होकर त्योहार मना रहे थे। एंजेला यह सब देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक काल्पनिक टाइम मशीन में बैठ गई हो, यानी कि समय के साथ वह उड़ रही हो। ऐसा मशीन जिस पर सवार होकर वह एक रोमांचक दुनिया में आ गई हो। सब कुछ काल्पनिक दुनिया जैसा लग रहा था। वह बिहू के नृत्य संगीत में ऐसी खो गई कि उसे लगा कि वह अपने घर पर जाकर बसंत के आगमन के समय ऐसा ही नृत्य करेगी। देखो, इस चित्र में लड़के कोई ना कोई बजाने वाला यंत्र बजा रहे हैं और महिलाएं लाल और बादामी रंग की एक जैसी पोशाक पहनकर नृत्य कर रही हैं। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने उसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद उठाया। लजीज यानी कि स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य यानी सामग्री जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। एंजेला, जो लंदन में कुछ ही दोस्तों के साथ खेला करती थी, यहाँ इतने लोगों को एक साथ उत्सव मनाते देख वह बहुत प्रसन्न थी। उसे अपनी माँ पर गर्व हो रहा था जो विज्ञान और कहानी को जोड़कर
उसका वास्तविक चित्र फिल्मों में दिखाती है। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहां सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणा पथ सत्र पहुंचे, तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। सत्र ऐसे तो बैठक को कहते हैं, लेकिन असम के सत्र कला और संस्कृति से जुड़े होते हैं, जहां संगीत, नृत्य, नाटक जैसे कला का संचालन या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ये लोग सत्रिया नृत्य के फिल्मांकन करने के लिए दक्षिणापथ सत्र पहुंचे, जहां असम की लेखिका रीना सेन के घर पर एंजेला को उसकी बेटी अनु मिली। दोनों हम उम्र थी। दोनों अंग्रेजी में बातचीत शुरू की, क्योंकि एंजेला को असम की भाषा असमिया नहीं आती थी। अनु ने कुछ असमिया शब्द एंजेला को सिखाया। लकड़ी के और नारियल के मोटे छिलके से बने खिलौने एंजेला ने पहली बार देखे थे। तीर कमान के साथ दोनों राम रावण का युद्ध लड़ने का खेल खेलती थी। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म यानी कि बनावटी युद्ध लड़ सकते। वैष्णव मठ यानी विष्णु के उपासक का आश्रम, जहां एंजेला की माँ एलेसेंड्रा शूटिंग कर रही थी, वहां एंजेला ने देखा सिर्फ पुरुष कलाकार ही नृत्य कर रहे हैं, साथ ही अपनी भाव भंगिमा से बनावटी युद्ध भी प्रदर्शित कर रहे हैं। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वो भी इन युवा साधुओं की तरह नृत्य कर सकते और बनावटी युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई। उस रात माँ महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। बहुत पहले महिला कलाकार को इन नृत्यों में भाग लेने की मनाही थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में इन महिलाओं ने भी नृत्य कला में शामिल होकर अपना नृत्य प्रदर्शित करने लगी। उस रात एंजेला की माँ महिला नृत्यांगनाओं की शूटिंग करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया, यानी राक्षस बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला अपने साथ अनु को भी महिला नृत्य देखने ले गई थी, जहां उसने एक पौराणिक कथा पर आधारित जय विजय की कहानी को नृत्य और नाटक की शैली में महिलाओं के द्वारा अद्भुत नृत्य और नाटक करते देखा। उसके बाद तो अनु और एंजेला दोनों सत्रिया नृत्य के ख्यालों में डूबी हुई थी। उसने देखा कि किस तरह जय विजय को ऋषियों ने अभिशाप दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मारकर फिर से द्वारपाल बना लिए, अर्थात वह श्राप से मुक्त हो गया। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी।
सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। सत्रिया नृत्य में महिलाओं का अद्भुत प्रदर्शन देखने के बाद अनु और एंजेला दोनों सत्रिया नृत्य के ख्यालों में डूबी हुई थी। फिर दोनों नृत्य करने वाले कलाकारों के साक्षात्कार या इंटरव्यू में भी गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू। लंदन आने के बाद भी एंजेला उसी रिकॉर्डिंग को देखती रहती जो जो उसकी माँ ने असम में किया था। उसके दिल दिमाग पर असम की खूबसूरती और नृत्य की सुंदरता छाई हुई थी। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से खुश और रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। एंजेला के माता पिता ने एंजेला की रुचि को देखते हुए एंजेला के द्वारा ही नृत्य संगीत की रिकॉर्डिंग तैयार करवा दी, जिसे एंजेला ने अपने क्लास के शिक्षकों और साथ पढ़ने वाले बच्चों के सामने प्रदर्शित किया। उसका यह सराहनीय प्रयास सबको बहुत अच्छा लगा। तब उसको समझ में आया कि उसकी माँ जब अलग अलग सभ्यता और संस्कृति का रिकॉर्डिंग करती होगी तो उनको कितना अच्छा लगता होगा। तो बच्चों, देखा अपने नृत्य संगीत और हमारे देश की संस्कृति का कितना गहरा संबंध है। ये नृत्य, कथा, कहानी, सभ्यता, संस्कृति से जुड़े होने के साथ ही हमारे आनंद के भी स्रोत होते हैं। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। मेरी समझ से तो है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो इनमें सबसे सटीक उत्तर होगा वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दूसरा है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? अनु के पास खिलौने थे। दोनों की आयु एक समान थी। दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। इसका सटीक उत्तर होगा दोनों की आयु एक समान थी। खा है, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप देख चुके हो कि माँ एलेसेंड्रा रास्ते भर एंजेला को असम के बारे में बताती आ रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्हें असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। दूसरा, अनु और एंजेला ने मिलते ही एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि दोनों की आयु एक समान थी। मिलकर करें मिलान। पहला है सत्र। सत्र कहते हैं ये असम के मठ है। इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों से हुई है। बोहाग बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी, गुवाहाटी,
भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश अकादमी, यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। 20वीं शताब्दी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। पंक्तियों पर चर्चा। तो बच्चों, आप यदि किसी भी पाठ को ध्यान से सुनते और समझ लेते हो तो वह कभी ना भूलने वाला पाठ होता है। जानकारी के साथ साथ एग्जाम में भी उत्तर देने में आप सक्षम हो पाते हो, चाहे प्रश्न घुमावदार ही क्यों न हो। इसीलिए अपनी एकाग्रता या कंसंट्रेशन के साथ पाठ को सुनना चाहिए। यहाँ जितने भी अभ्यास है वो सब आपको करने के लिए है। आप पाठ को समझ लिए हो तो कोशिश करोगे खुद से करने का, क्योंकि करोगे तभी तो सीखोगे। आपको यदि सत्रिय और बिहू नृत्य समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।